प्रकरण 8वां देसी रजवाड़े। देश और विदेश के सभी लोग कहते हैं कि भारतवर्ष के देसी राज्य पिछड़े जाते हैं। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि जगत की उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाना अच्छा नहीं, किंतु उसके साथ ही यह बात विचारणीय है कि आगे बढ़ने के सभी उपाय समान रूप से उपकारी नहीं है। अपनी शक्ति के द्वारा अग्रसर होना ही यथार्थ आगे बढ़ना है। उसमें यदि धीमी गति हो तो वह भी अच्छा है। दूसरे आदमी की गोद में या पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ने में कोई गौरव नहीं है, क्योंकि चलने की शक्ति पाना ही यथार्थ लाभ है। केवल किसी तरह आगे बढ़ने में ही कोई फायदा नहीं। यह सच है कि हम ब्रिटिश राज्य में आगे बढ़े हैं, परंतु उसमें हमारी खूबी कितनी है? उसके शासन की और रक्षा की विधि व्यवस्था अर्थात राज्य प्रबंध कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर वह वास्तव में हमारा नहीं है। हमको स्मरण रखना चाहिए कि भूल चूक, हानि, कष्ट आदि के बीच होकर ही मनुष्य पूर्णता के मार्ग में आगे बढ़ता है। परंतु ब्रिटिश राज्य को इतना धैर्य नहीं है कि वह हमको भूल करने दे। इसी कारण वे लोग हमको भिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते। उन लोगों का जो अपना है उसके उपयोग का सुविधा वे हमें दे सकते हैं, परंतु उसका सत्व अधिकार नहीं दे सकते। मान लो कि कलकत्ता म्यूनिसिपालिटी के पहले के कमिश्नर लोग नगर संबंधी कार्यों में स्वाधीनता पाकर उसके संपादन में यथेष्ट योग्यता नहीं दिखा सके। इसी अपराध से अधीर होकर सरकार ने उनकी वह स्वाधीनता छीन ली। संभव है कि इस समय कलकत्ते का नगर संबंधी कार्य पहले की अपेक्षा अच्छी तरह चलता हो, किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि यह अच्छी तरह चलना ही सबसे अच्छा है। मेरी समझ में तो यदि हमारी अपनी शक्ति से अब की अपेक्षा खराब काम चले तो भी वही हमारे लिए अच्छा होगा। हम लोग गरीब हैं और बहुत सी बातों में इसी कारण असमर्थ या नालायक है। हमारे देश के विश्वविद्यालयों का शिक्षा कार्य धनी और ज्ञानी विलायती विश्वविद्यालयों से तुलना करने योग्य नहीं। इस कारण यदि राजा यहाँ के शिक्षा विभाग में देसी लोगों के अधिकार घटाकर अपने जोर से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नकली प्रतिमा गढ़कर खड़ी कर दे तो उससे हमारा क्या उपकार होगा? हम लोग यदि गरीब के लायक अपना एक विद्यालय आप स्थापित कर सके तो वही हमारी संपत्ति होगा। जो अच्छा हमारे हाथ में नहीं है उसे अपना समझना ही मनुष्य के लिए भारी आफत है। कुछ दिन हुए एक बंगाली डिप्यूटी मजिस्ट्रेट देसी रजवाड़ों के शासन प्रबंध की बड़ी निंदा कर रहे थे। उस समय मुझे स्पष्ट देख पड़ा कि वह समझते हैं कि ब्रिटिश राज्य शासन की सारी सी व्यवस्था मानो सब उन्हीं की हुई व्यवस्था है। यदि वे यह समझते कि मैं तो एक साधारण बोझा ढोने वाला कूली हूँ, मैं यंत्र चलाने वाला नहीं बल्कि उस यंत्र समूह का एक छोटा सा अंग हूँ, तो कभी इस तरह शेखी के साथ देसी रजवाड़ों के प्रबंध की निंदा न कर सकते। इस सत्य को ठीक तरह समझ लेना हमारे लिए कठिन हो गया है कि ब्रिटिश राज्य में हमको जो मिलता है वह हमारा नहीं है। इसी कारण हम लोग राजा से नित्य नए अधिकारों की लगातार प्रार्थना करते हैं, या हम भूल जाते हैं कि अधिकार पाना और अधिकारी होना एक ही बात नहीं है। देसी रजवाड़ों के शासन में भूल चूक और उनकी धीमी चाल होने पर भी उसमें संतोष की बात यही है कि उससे जो लाभ होता है वह वास्तव में हमारा निज का लाभ है। वह दूसरे के कंधे पर चढ़कर चलने का लाभ नहीं, अपने पैरों चलने का लाभ है। इसी कारण मुझसे अपने बंगाल के इस छोटे से त्रिपुरा राज्य पर उत्कृष्ट दृष्टि डाले बिना नहीं रहा जाता। यही कारण है कि यहाँ की राज्य व्यवस्था में मुझे जब कोई कमी या विघ्न बाधा देख पड़ती है तब उसे मैं सारे बंगाल का अभाग्य समझता हूँ। इसी से त्रिपुरा के राज्य शासन में यदि कोई असंपूर्णता या प्रबंध में त्रुटि देखता हूँ तो सेखी के साथ उसकी आलोचना करने को जी नहीं चाहता। मेरा सिर नीचा हो जाता है। इसी कारण यदि मुझे मालूम होता है कि तुच्छ स्वार्थपरता, खुदगर्जी अपने साधारण लाभ के लिए वर्तमान जरासी सुविधा के लिए राजलक्ष्मी के मंदिर की नींव हिला देने में भी नहीं हिचकती, तब उस अपराध को एक छोटे से राज्य को साधारण घटना मात्र मानकर मुझसे निश्चित नहीं रहा जाता। इन देसी रजवाड़ों की लाजक्ष को ही यदि हम अपना यथार्थ गौरव नहीं समझते तो देश के संबंध में हमने कुछ भी नहीं जाना। पहले ही कहा जा चुका है कि भारत की प्रकृति को शक्ति के द्वारा सबल बना ले सकने पर ही हम सच्ची उन्नति प्राप्त करने की आशा कर सकेंगे। ब्रिटिश सरकार इच्छा करने पर भी इस विषय में हम लोगों की सहायता नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश जाति अपनी महिमा को ही केवल महिमा समझती है। इसी से वे लोग अच्छे मन से भी जो शिक्षा हमको देते हैं उस शिक्षा को पाकर
हम अपने देश पर घृणा करना सीखते हैं। हम लोगों में जो लोग पैट्रियट या देश हितैषी के नाम से प्रसिद्ध है, उनमें से कितने ही महाशय इस घृणा करने वाली मंडली के मुखिया हैं। इस प्रकार जो लोग सच्चे भारत का हृदय से अनादर करते हैं, वे ही भारत को विलायत बनाने के लिए छटपटा रहे हैं। सौभाग्य की बात यही है कि उनकी यह असंभव आशा सफल नहीं हो सकेगी। हमारे देसी रजवाड़े पीछे पड़े रहे या चाहे जो हो, उन्हीं में हम अपने देश के यथार्थ रूप को देखना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि विकार और अनुकरण की बीमारी उनमें न घुस पावे। यह सच है कि ब्रिटिश सरकार हमारी उन्नति चाहती है, पर वह ब्रिटिश चाल से होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में यह होता है कि कमल पुष्प की उन्नति प्रणाली से गुलाब की उन्नति की जाती है। किंतु मैं यही चाहता हूँ कि ये देसी रजवाड़े बाधा रहित स्वाभाविक नियम से देश की उन्नति के उपाय निश्चित करें। इसका कारण यह नहीं कि हम भारत की सभ्यता को ही सब सभ्यताओं से श्रेष्ठ समझते हैं। यूरोप की सभ्यता मनुष्य जाति को जो संपत्ति दे रही है, उसके अमूल्य होने के बारे में संदेह करना दुष्टता के सिवा और कुछ नहीं है। अतएव मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि यूरोप की सभ्यता को निकृष्ट मानकर त्याग देना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि वह हम लोगों के लिए अस्वाभाविक है। इसी से हमको अपने देश के आदर्श पर ध्यान देना, जी लगाना चाहिए। देसी और यूरोप के दोनों आदर्शों की तुलना करके बहस करने की मेरी इच्छा नहीं है, किंतु यह तो कहना ही पड़ेगा कि दोनों आदर्श स्वभाव अनुसार मनुष्य जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक दिन यहाँ के एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि गवर्नमेंट आर्ट स्कूल की गैलरी से विलायती तस्वीरों का बिक जाना क्या आपकी समझ में अच्छा हुआ? मैंने इसके उत्तर में कहा था कि हाँ, अच्छा ही हुआ। इसका कारण यह नहीं कि विलायती चित्रकला अच्छी चीज़ नहीं है। बात यह है, वह चित्रकला इतने कम दामों में हाथ नहीं लग सकती। हम अपने देश में उस विलायती चित्रकला का आदर्श कहाँ पावेंगे? यदि कोई विलायतवासी अंग्रेज हिलीमिली, पनिया चली आदि दो एक लखनवी ठुमरी सुनकर भारत की संगीत विद्या में विज्ञता प्राप्त करना चाहे, तो उसके बंधुओं को इष्ट मित्रों का कर्तव्य है कि वे उसे मना करें। विलायती बाजार के कुछ सुलभ सस्ते कूड़ा करकट और उसके साथ ही दो एक अच्छे चित्र आगे रखकर हम चित्र विद्या का यथार्थ आदर्श कैसे पावेंगे? इस उपाय से हम जो कुछ सीखते हैं वह कितना निकृष्ट है, यह भी ठीक ठीक समझने का कोई उपाय हमारे देश में नहीं है। जहाँ किसी चीज का कुछ सिर पैर नहीं है, केवल कुछ इधर उधर के अस्त व्यस्त दृष्टांत मात्र है, वहाँ उस चीज का पूर्ण परिचय पाने की चेष्टा करना कोरी विडंबना, अपनी हंसी करना है। यह अधकचरी शिक्षा हमारी देखने की शक्ति को नष्ट कर देती है। फल यह होता है कि हम औरों के देश की अच्छाई तो सीख ही नहीं सकते, उल्टे अपने देश की अच्छाई देखने की शक्ति भी गंवा बैठते हैं। हम आर्ट स्कूल में भर्ती हुए हैं, किंतु यह जानते ही नहीं कि हमारे देश में शिल्प कला का आदर्श क्या है। यदि हम शिक्षा के द्वारा इस आदर्श का परिचय पाते तो सचमुच एक शक्ति प्राप्त करने का सुविधा होता, क्योंकि यह शिल्प कला का आदर्श हमारे देश में ही है। यदि एक बार हमारी आंखें खुल जाती तो हम इस शिल्प कला के आदर्श को अपने सारे देश के बीच थाली में, लोटे में, बटलोई, टोकरी में, दलिये में, मंदिर में, मठ में, कपड़े में, गहने में, घर की दीवारों में अनेक अंग प्रत्यंगों से पूर्ण एक समग्र मूर्ति के रूप में देख पाते, उसकी ओर अपने तत्पर चित्त को लगा सकते, अपने बाप दादे की संपत्ति को पाकर उसे व्यवसाय की पूंजी बना सकते। इसी कारण हमारे शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था में विलायती चित्रों के शौक को जबरदस्ती जड़ से उखाड़ डालना अच्छा है। नहीं तो अपने देश में क्या है यह देखने की प्रवृत्ति ही न होगी। केवल अनादर की आंधी में अंधे होकर हम अपने घर की संदूक में रखे हुए धन को भी गवा बैठेंगे। मैंने देखा है कि जापान के एक सुप्रसिद्ध चित्रकला कुशल विद्वान इस देश के कीड़ों के खाए हुए कई प्राचीन चित्र देखकर बहुत ही विस्मित और प्रसन्न हुए थे। वह यहाँ से एक चित्रपट ले गए। जापान के अनेक कदरदानों ने उस चित्र को बहुत अधिक मूल्य देकर खरीदना चाहा, पर वह बेचने को राजी नहीं हुए। मैं यह भी देखता हूँ कि यूरोप के बहुतेरे चित्रकला रसिक विद्वान हमारे देश की अनेक अप्रसिद्ध दुकानों और बाजारों में घूम फिरकर फटे मैले पुराने कागजों पर बने हुए चित्रों को बहुमूल्य माल की तरह बड़े यत्न से खरीद कर ले जाते हैं। वे वही चित्र होते हैं जिनको देखकर हमारे आर्ट स्कूल के विद्यार्थी नाक सिकोड़ा करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जिन्होंने ठीक रीत से कला विद्या को सीखा है
वे विदेश के अपरिचित रीति से भी बने हुए चित्र के सौंदर्य को भी अच्छी तरह देख पाते हैं। उनमें एक प्रकार की शिल्प दृष्टि पैदा हो जाती है। किंतु जो लोग केवल नकल करके सीखते हैं, उनको उस नकल के सिवा कुछ भी नहीं देख पड़ता। हम यदि अपने देश की शिल्प कला को संपूर्ण रूप से यथार्थ रूप से देखना सीखते, तो हम में वही शिल्प ज्ञान पैदा होता जिसकी सहायता शिल्प सौंदर्य के भव्य भवन के सब दरवाजे हमारे सामने खुल जाते। किंतु विदेशी शिल्प की निपट अधकचरी शिक्षा में जिसे हमने नहीं पाया, उसको समझते हैं कि पा गए। फल यह होता है कि जो पराई तहबील में ही रह गया है, उसको अपनी दौलत समझकर हम घमंड में आ जाते हैं। पीपर लोटी यह कल्पित नाम देखकर लेख लिखने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जब भारत में भ्रमण करने आए थे, तब वे हमारे देश के राज्य भवन में विलायती सामान की भरमार देखकर बहुत ही खिन्न और हताश हुए थे। उन्होंने समझा था कि इस देश के बड़े बड़े राजा रजवाड़े भारी अशिक्षा और नासमझी के कारण ही विलायती सामान की बिल्कुल घटिया और रद्दी चीज़ों से घर सजाकर उसी में अपना गौरव समझते हैं। सच बात तो यह है कि विलायती सामग्री को ठीक ठीक पहचानना और सीखना विलायत में ही सर्वथा संभव है। वहाँ शिल्प कला में जान है। वहाँ के शिल्पी कारीगर नित्य नई तरकीबें निकाला करते हैं। वहाँ उनकी विचित्र शिल्प पद्धति का सिलसिलेवार इतिहास है। वहाँ के गुणी लोग उस इतिहास की हर एक पद्धति से देश काल पात्र का मिलान करना चाहते हैं, और हम उसमें से कुछ भी नहीं जानते। मूर्ख दुकानदार की सहायता से, अर्थात उसके द्वारा बेसिर पैर का निकृष्ट विलायती सामान खरीद कर घरों में ढेर करते हैं और उसके बदले आंख मूंद कर रुपयों की थैलियाँ खाली करते जाते हैं। वह सामान कैसा है या क्या है, इस पर विचार करना हमारी शक्ति के बाहर है। भारत में जो ये निकृष्ट विलायती असबाब की दुकानें हैं, इन्हें यदि लॉर्ड कर्जन महाशय जबरदस्ती बंद कर जाते तो बहुत अच्छा होता। हम लोग फिर लाचार होकर अपने देश की चीज़ों को देखते और उनकी इज्जत करते। तब रुपये के बल से चीज़ खरीदने की चाल उठ जाती, रुचि की चर्चा होती। हम किसी रईस के घर जाकर वह दुकान का परिचय न पाते, बल्कि मालिक मकान के शिल्प ज्ञान का परिचय पाते, और यही हमारे लिए यथार्थ शिक्षा और यथार्थ लाभ होता। हम अपने भीतर और बाहर, अपने स्थापत्य, थवेगिरी और भास्कर्य नक्काशी में, अपने घर की दीवारों और बाजारों में स्वदेश को पाते। दुर्भाग्यवश सभी देशों के नीचे दर्जे के लोग अशिक्षित हुआ करते हैं। साधारण अंग्रेजों को शिल्प संबंधी अभिज्ञता नहीं है। इस कारण उनमें स्वदेशी भाव का अंध संस्कार इतना प्रबल है कि वे उत्कृष्टता और निकृष्टता के विवेचन नहीं कर पाते। वे हमसे अपने ही अनुकरण की प्रत्याशा करते हैं। हमारी बैठक में अंग्रेजी दुकानों का सामान देखने से ही वे खुश होते हैं। तभी वे समझते हैं कि हम लोग उनकी फरमाइश के माफिक बने हुए सभ्य पदार्थ हो रहे हैं। उन्हीं की अशिक्षित रुचि के अनुसार हमारे देश का प्राचीन शिल्प सौंदर्य आप हटकर सस्ती और निकृष्ट नकल को जगह दे रहा है। इस देश के शिल्पी भी विदेशी रुपये के लालच में पड़कर अंधे की तरह विदेशी रीति की अजीब नकल कर रहे हैं। जैसे शिल्प के संबंध में हो रहा है, वैसे ही और सब बातों में भी हम लोग विदेशी प्रणाली को ही एकमात्र प्रणाली समझते हैं। केवल बाहरी चीज़ों में ही नहीं, हम लोगों के मन में, यहाँ तक कि हृदय में भी नकल का विष बीज घुस रहा है। देश के लिए इससे बढ़कर दूसरी विपत्ति हो ही नहीं सकती। इस महाविपत्ति से छुटकारा पाने के लिए हम एक दृष्टि से देसी रजवाड़ों की ही ओर ताक रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि विदेशी चीज़ों को हम लेंगे ही नहीं, लेना तो जरूर ही होगा, किंतु हम विदेशी चीज़ों को देसी ढंग से लेंगे। दूसरे का अस्त्र खरीदने में हम अपना हाथ ही नहीं काट डालेंगे। एकलव्य की तरह धनुर्विद्या की गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं दे देंगे। हमें यह याद रखना ही होगा कि अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के उल्लंघन करने से दुर्बल हो जाना होता है। इसमें संदेह नहीं कि शेर का भोजन बल बढ़ाने वाला होता है, मगर यदि कोई हाथी उसका लोभ करेगा तो वह अवश्य मरेगा। हम लोगों को लोभ में पड़कर प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, किंतु हम अपने धर्म कर्म में, रंग ढंग में, अर्थात भाव वेश भोजन में नित्य वही करते चले जाते हैं। इसी से हमारे जीवन मरण की समस्या दिन पर दिन जटिल होती जाती है। हम प्रकृति के विरुद्ध चलकर कृत कार्य नहीं होते, उल्टे बोझ से दब जाते हैं। सच तो यह है कि जटिलता हमारे देश का स्वाभाविक धर्म नहीं है।
सामान की विरलता, कमी अर्थात जीवन यात्रा की सरलता ही हमारे देश की अपनी संपत्ति है। इसी में हमारा बल है, हमारा प्राण है, हमारी प्रतिभा है। यदि हम अपनी बैठकों से विलायती कारखानों का भारी जंजाल झाड़ू से न बुहार फेंकेंगे तो दोनों ही ओर से मरेंगे। अर्थात विलायती कारखाने भी यहाँ नहीं चलेंगे और बैठकें भी हमारे बैठने या रहने के लायक न रह जाएगी। हमारे दुर्भाग्य के कारण इन विलायती कारखानों की धुआं और धूल से भरी हुई गंदी हवा देसी रजवाड़ों में भी पहुंच गई है। उसने सहज रूप को अकारण जटिल बना दिया है। उसके कारण हमारा घर ही हमारे लिए विदेश बन रहा है। हमारे देश के जो महाशय अंग्रेजों के हाथों आदमी बने हैं अर्थात सभ्य हुए हैं, वे यह कभी सोच ही नहीं सकते कि अंग्रेजों की चीज को लेना अगर आवश्यक ही हो तो उसे यदि हम अपने ढंग पर न लेंगे तो उससे भलाई के बदले बुराई ही होगी। अपने ढंग पर लेने या अपनाने का केवल यही एक उपाय है कि उसको अपनी प्रकृति के अनुकूल बना लेना, उसको ज्यों का त्यों न रखना। हमारा भोजन अगर जैसे का तैसा ही पेट में बना रह जाए तो उससे पुष्टि होना या बल बढ़ना तो दूर रहे, उल्टे अजीर्ण रोग पैदा हो जाता है। भोजन जब अपने असली रूप को छोड़कर खून बनकर हमारे शरीर में मिल जाता है और जो मिलने की चीज नहीं वह मल होकर निकल जाता है, तभी उससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार विलायती सामग्री भी जब हमारे हृदय से मिल जाए तब उससे हम लाभ उठा सकते हैं। जब तक उसमें तीव्र विदेशीपन बना रहेगा तब तक वह हमको लाभ न पहुंचाकर हमारी हानि ही करेगी। किंतु विलायती सरस्वती अंग्रेजी के उपासक अथवा गोद लिए लड़के इस बात को किसी तरह समझ ही नहीं सकते। पुष्टि की ओर उनकी दृष्टि नहीं है, वे लादने को ही परमार्थ समझे बैठे हैं। यही कारण है कि हमारे देसी रजवाड़े भी विदेशी चाल चलन और शौकीनी के असंगत और अनावश्यक भारी जंजाल के जाल में अकारण ही अपनी शक्ति को उलझा रहे हैं। विदेशी बोझ को यदि हम अनायास ही सहज में ग्रहण कर सकते, यदि वह हमको बोझ सा न दिखाई देता, रजवाड़े अगर एक तरह के आफिस मात्र बन जाने की चेष्टा में हरदम सिर तोड़ प्रयत्न न करते और जिसका हमारे सजीव अंतःकरण से संबंध था उसे अब कल के नल से जोड़ने की, हम तक पहुंचाने की चेष्टा न होती तो आपत्ति करने की कोई बात न थी। हमारे रजवाड़े क्लर्कों से चलने वाले कंपनियों के कारखाने नहीं है, भूल और विकार से रहित कल के इंजन नहीं है। उनके प्रजा के साथ जो संबंध सूत्र है वे लोहे के जंजीरें नहीं है, ये हृदय की रगे है। जब जब वे नसें सूखने लगती है तब तब राजलक्ष्मी रस सींचती है, कठिन को कोमल बनाती है, तुच्छ को सौंदर्य से मढ़ देती है, देन लेन के मामले को कल्याण की कांति से उज्जवल बना देती है और भूल चूक को क्षमा के अश्रु जल से धो देती है, माफ कर देती है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अभाग्य हमारे इन देसी रजवाड़ों को विदेशी ऑफिस के सांचे में डालकर उन्हें एक मशीन ना बना डाले। इन्हीं रजवाड़ों में हम लोग स्वदेशी लक्ष्मी के तन्य सिक्त स्निग्ध हृदय का सजीव और कोमल स्पर्श पा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इन्हीं रजवाड़ों के भीतर देश की भाषा, देश का साहित्य, देश का शिल्प, देश की रुचि और कांति माता की गोद में आश्रय पावे और देश की शक्ति मेघ मुक्त पूर्ण चंद्रमा की तरह अपने को अत्यंत सहज और अत्यंत सुंदर भाव से प्रकाशित कर सके।